वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपको फाइटर 1.0 बैच में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और लगातार आपकी जो स्टडी है, आपकी जो तैयारी है वो इंप्रूव हो रही होगी। मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने फाइटर 1.0 बैच में कोशिका की संरचना, कोशिका विभाजन, जैव अणु, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसके अलावा लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत को। इस लेक्चर में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस जो एल्गी वाला जो पोर्शन है ये यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद वाले जो लेक्चर रहेंगे उसमें ब्रायो एंड टेरिडो, फिर एक लेक्चर में जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले बेटा जो लीनियस का वर्गीकरण था, उस लीनियस के वर्गीकरण में साइनोबैक्टीरिया या जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है या ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा, इसको हमने किंगडम प्लांटी में प्लेस किया था सेल वॉल की उपस्थिति के कारण, और इसको पादप माना जाता था। लेकिन जैसे ही आरएच विटेकर का वर्गीकरण आया, वर्तमान में ये साइनोबैक्टीरिया मोनेरा का सदस्य है और अब इसे हम एक प्लांट नहीं मानते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इस तरह से हमें ये समझ आया कि लीनियस के वर्गीकरण की जितनी भी कमियां थी वे सारी जो कमियां हैं वे आरएच विटेकर का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के आने से दूर हो गई। 5 जगत के नाम भी हमें याद है अब तो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनिमेलिया। आज हम इन 5 जगतों में से जो हमारा वनस्पति जगत है या जिसको किंगडम प्लांटी कहते हैं, वनस्पति जगत या जिसको किंगडम प्लांटी हम कहेंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि वर्गीकरण के तंत्रों की बात की जाए तो सबसे पहला जो वर्गीकरण का तंत्र है वो है कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र। यहां ध्यान से समझते चलना बेटा। कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र जो हमारा वैज्ञानिक है उसका नाम है लीनियस ने प्रतिपादित किया। तो लीनियस ने जब ये वर्गीकरण दिया तो ये 2 चीजों पर आधारित है, वेजिटेटिव कैरेक्टर या जिन्हें मार्फोलॉजी के कैरेक्टर्स कहा जाता है, साथ ही साथ सेक्सुअल कैरेक्टर या जिन्हें हम लैंगिक लक्षण कहते हैं। यहां जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है या जो मार्फोलॉजी के लक्षण है उसमें मेनली लिया जाता है प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या व उनकी आकृति को। वह लैंगिक लक्षण की बात करें तो यहां पर हम लेंगे पुमंग की संरचना या पुमंग की संख्या को ले लेंगे। इन दोनों पर आधारित है हमारा कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र। बट इस वर्गीकरण तंत्र में जो बड़ी समस्या है वो ये है कि इन्होंने मार्फोलॉजी के लक्षणों को व सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सेम वेटेज दे दिया। और सेम वेटेज देने में प्रॉब्लम यह है कि मार्फोलॉजी में पर्यावरण में परिवर्तन के साथ साथ मार्फोलॉजी में भी परिवर्तन आ जाते हैं। मे बी पॉसिबल, यदि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो पत्तियां बढ़िया हरी हरी हैं और वही पत्तियां गर्मी के मौसम में पीली पड़ जाती हैं, पतझड़ के मौसम में वही पत्तियां प्लांट से गिर जाती हैं। जिस प्लांट को हम अलग अलग मौसम में जब देखेंगे तो उसकी पत्तियों का रंग, उनका आकार, उनकी व्यवहार, उनकी प्रकृति सब अलग अलग दिखाई देंगे। मतलब यदि आपने सिर्फ मार्फोलॉजी के बेसिस पे वर्गीकरण कर दिया तब तो फिर अलग अलग मौसमों में उस जीव को, उस पादप को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग चीजों में हमें वर्गीकृत करना होगा। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है चूंकि ये वर्गीकरण कम लक्षणों पर आधारित है अतः इसने समीप संबंधित जातियों को, है ना, चूंकि ये कम गुणों पर आधारित है अतः इसने समीप संबंधित जातियों को भी अलग अलग वर्गीकृत कर दिया, अलग अलग वर्गों में रख दिया। तब एक नया वर्गीकरण का तंत्र आया
जिसे बोला जाता है प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र, या जिसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र है ये दिया जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। जॉर्ज बेंथम व जोसेफ डाल्टन हुकर नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये वर्गीकरण की प्रणाली प्रतिपादित करी। ये जो वर्गीकरण की प्रणाली है ये जिन गुणों पर आधारित है उसमें सबसे पहला है प्राकृतिक संबंध, नेचुरल एफिनिटीज जीवों की, उनके प्राकृतिक आपस के संबंध, बाह्य गुण या एक्सटर्नल फीचर्स, बट उनके साथ साथ परासंरचना या जिसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं, शारीर या एनाटॉमी, भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी, व साथ ही साथ फाइटोकेमिकल्स या पादप के रसायन। मतलब यहां पर नेचुरल रिलेशंस प्लस एक्सटर्नल फीचर्स, साथ ही साथ यूएई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिकल्स, इन पर यह वर्गीकरण आधारित है। फिर एक फाइनल वर्गीकरण आया जिसे बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, या जिसको कहा जाता है जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र। वर्तमान समय में ये जो वर्गीकरण का तंत्र है ये सर्वाधिक मान्य है या सर्वाधिक स्वीकार किया जाता है। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा मान्य यदि कोई सिद्धांत है तो वो है जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र। ये तंत्र हमें बताता है कि सेम टैक्सा में जो जीव मौजूद हैं उन सभी के पूर्वज एक समान थे, क्योंकि ये जो वर्गीकरण है ये विकासीय अंतर संबंधों पर आधारित है। जब भी हम किसी जीव का वर्गीकरण करने जाते हैं तो हमेशा हम उसके पूर्वजों को देखते हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा कि सेम टैक्सा में जो जीव मौजूद हैं, जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र के द्वारा हमने टैक्सा बनाया है, उस टैक्सा में जितने भी जीव हैं उन सभी के पूर्वज एक ही थे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा कि ये जो वर्गीकरण तंत्र है इसको करने के लिए हमें चाहिए जीवाश्मी प्रमाण, या जिन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स वाले जो एविडेंस है वो हमें चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति जब हमें हमारे वर्गीकरण के पक्ष में कोई जीवाश्मी प्रमाण ना मिले, मतलब हमें किसी नई खोजी गई जाति का वर्गीकरण करना हो लेकिन उसके वर्गीकरण के सपोर्ट में कोई जीवाश्मी प्रमाण हमारे पास में उपलब्ध ना हो, तब हमारे पास रास्ता है एक संख्यात्मक वर्गीकी या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का। इसके अलावा हम यूज करेंगे कोशिका वर्गीकी, या जिसे कहा जाता है साइटोटेक्सोनॉमी, जो सेल वाली वर्गीकी ले ली। और हम यूज करेंगे यहां पर रसायन वर्गीकी या कीमोटेक्सोनॉमी का। क्या क्या होगा इन तीनों में? तो कहानी कुछ ऐसी है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो सिद्धांत है वो है जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, या जिसे कहा जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए जीवाश्मी प्रमाण चाहिए, लेकिन यदि जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध नहीं है तब वर्गीकरण की कठिनाइयों को दूर कौन करेगी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम प्रत्येक गुण को एक नंबर एंड कोड देते हैं, और अब इन नंबर्स एंड कोड को हम प्रोसेस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सहायता से ही ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बहुत सरल, बहुत आसान हो गई है। तो जब हम इन कोड व नंबर को प्रोसेस करेंगे कंप्यूटर की सहायता से, तब बेटा एक ही समय में बहुत सारे लक्षणों को हम एक साथ समान महत्व दे पाएंगे, एक साथ सेम वेटेज दे पाएंगे। इस तरह से न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हमारी हेल्प करेगी। बात करें साइटोटेक्सोनॉमी की, तो साइटोटेक्सोनॉमी में हम गुणसूत्र की संख्या, उसकी संरचना, उसके व्यवहार व उसकी प्रकृति को देखते हैं। कीमोटेक्सोनॉमी में हम अलग अलग जीवों में पाए जाने वाले जो रसायन है, जैसे फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, मतलब ये दोनों रसायन अलग हैं, इसलिए इन दोनों का वर्गीकरण भी अलग अलग होना चाहिए। तो ओवरऑल हमें यह समझ आया कि सबसे पहले जो वर्गीकरण आया वो था कृत्रिम, दूसरा हमारे पास में आ गया प्राकृतिक वर्गीकरण का तंत्र, और तीसरे नंबर पे हमारे सामने मौजूद है जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र।
जो कृत्रिम वर्गीकरण है या जिसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोले, ये बहुत कम गुणों पर आधारित है, जिसने समीप संबंधित जातियों को दूर दूर प्लेस कर दिया। लीनियस, वेजिटेटिव में मार्फोलॉजी प्लस और ले लिया हमने सेक्सुअल कैरेक्टर। जो प्राकृतिक वर्गीकरण है इसमें जोसेफ डॉल्टन हुकर या जेडीएच प्लस जॉर्ज बेंथम, ये हमारे साइंटिस्ट हमने ले लिए। ये वर्गीकरण का जो तंत्र है ये प्राकृतिक संबंधों पर, बाह्य गुणों पर, साथ ही साथ परासंरचना, एनाटॉमी या शारीर, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान व पादप रसायन पर आधारित है। जाति व्यक्ति जो वर्गीकरण है ये पूर्वजता पर यानी पूर्वजों के जो रिलेशंस हैं उन पर निर्भर करेगा। इसके सपोर्ट में हमें एविडेंस चाहिए, जीवाश्मी प्रमाण चाहिए। लेकिन जब वो प्रमाण नहीं होंगे तब हमारी हेल्प कौन करेगी? हमारी हेल्प करेगी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और हमारी हेल्प कौन कर देगी बेटा? हमारी हेल्प करेगी साइटो टैक्सोनॉमी। और फाइनली हमारी जो हेल्प है वो कर देगी यहां पर कीमो टैक्सोनॉमी। तो ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर एल्गी को या शैवाल को। बेटा जो शैवाल है वो क्लोरोफिल युक्त जीव है जिसकी संरचना सरल थैलाइड होती है। देखो शैवाल प्लांटी का सदस्य है, लेकिन जैसे ही हम प्लांट शब्द सुनते हैं हमारे मन में आने लगता है जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, ये सारी संरचनाएं आने लगती हैं। लेकिन शैवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल इनिशियल लेवल के प्लांट हैं, बेसिक लेवल के प्लांट हैं जिनकी संरचना सरल थैलाइड है। चूंकि क्लोरोफिल है इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। मेनली ये जलीय पर्यावरण में मिलेंगे और जलीय में दोनों फ्रेश वाटर या अलवणीय जल, मैराइन वाटर या लवणीय जल में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये नमी युक्त पत्थरों, मिट्टी, लकड़ी पर भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनका रिलेशन फंजाई प्लस एल्गी आपको याद होगा, जिसे हम लाइकेन बोलते हैं। एक स्लॉथ बियर है, उसके संगठन में भी शैवाल पाया जाता है और मेनली ग्रीन अलगा पाया जाता है, हरी शैवाल। तो हमने क्या देखा? क्लोरोफिल युक्त है इसलिए फोटोसिंथेटिक है, सरल थैलाइड है, मेनली ये हमें जल में मिलेंगे, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। नमी युक्त पत्थरों, चट्टानों, मिट्टी, लकड़ी में, स्लॉथ बियर के संगठन में, और एल्गी जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएट जब मिलेगी तब वो रहेगा लाइकेन। ये जो शैवाल है बेटा ये यूनी सेलुलर हो सकती है या एक कोशिकी हो सकती है। ठीक है, शैवाल जो है वो फिलामेंटस हो सकती है या जिसे हम बोले तंतुवत हो सकती है। इसके अलावा हमारी जो शैवाल है वो कॉलोनियल हो सकती है और साथ ही साथ ये लार्ज या विशालकाय हो सकती है। जब ये यूनिसेलुलर होती है तो यूनिसेलुलर में हमारे पास में एग्जांपल है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। कॉलोनियल या जिसे हिंदी में निबही भी बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल रहेगा वॉलवॉक्स, पेपर में भी पूछा एक बार। विशालकाय में हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा कैल्प। तो ये हमारी शैवाल के बेसिक एग्जाम्पल हमने देखे। अगला पॉइंट जो शैवाल का रिप्रोडक्शन है वो VIMP है। V इंपॉर्टेंट है। शैवाल में जनन की 3 विधियां हैं। एक हमारे पास में है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बेटा ये होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या जिसे बोलते हैं खंडन की विधि। और खंडन में क्या होगा? ये एक तंतुवत शैवाल है और तंतुवत शैवाल में जैसे ही इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे भागों में ये खंडित हो जाएगी, तो हर हिस्से से एक नई शैवाल का फिलामेंट डेवलप होगा। सेकंड नंबर पे जो इसका जनन हमें पढ़ना है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा ये जो अलैंगिक जनन है, ये अलैंगिक जनन भिन्न भिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स की हेल्प से होता है। ये स्पोर्स या तो होते हैं चलनशील, यदि चलनशील हैं तब उनका नाम होता है जूस्पोर, या फिर यहां जो स्पोर पाए जाते हैं बेटा वो स्पोर हैं
अचलनशील स्पोर, और जब वो अचलनशील स्पोर के द्वारा यहां पर जनन होगा तब उनका नाम है एप्लेनोस्पोर। तो चलनशील जो स्पोर है वो है जूस्पोर और अचलनशील जो है वो है एप्लेनोस्पोर। बात करें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेटा जो लैंगिक जनन है वो लैंगिक जनन गैमीटिक फ्यूजन के द्वारा होता है, या जिसे हिंदी में बोलते हैं युग्मक संलयन की विधि। गैमीटिक फ्यूजन या युग्मक संलयन जो है इसके द्वारा यहां पर होगा लैंगिक जनन। यहां पर जो युग्मक बनेंगे वो हो सकते हैं बेटा आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब है दो गैमीट हैं, दोनों का आकार बराबर है और दोनों पर फ्लैजिला भी मौजूद है। यह आइसोगेमस की पहली कंडीशन। इसी आइसोगेमस की दूसरी कंडीशन, दो गैमीट हैं, दोनों का आकार बराबर है और दोनों पर फ्लैजिला मौजूद नहीं है। तो या तो आकार बराबर और फ्लैजिला भी एक जैसे, आकार बराबर लेकिन फ्लैजिला नहीं है, तो यह आइसोगेमस कंडीशन है। आइसोगेमस की ये पहली कंडीशन का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और दूसरी का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। अब हम चलते हैं एनाइसोगेमस पर। एनाइसोगेमस में यदि बेसिक एनाइसोगेमस कंडीशन को देखें, दो फ्लैजिला, दो गैमीट और दो गैमीट में एक जो है उसका आकार बड़ा, दूसरे का आकार छोटा। बड़े आकार वाला जो है वो फीमेल है, छोटे आकार वाला जो है वो मेल है, लेकिन दोनों पर फ्लैजिला प्रेजेंट है। दोनों पर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। मतलब इस एनाइसोगेमी में केवल आकार में परिवर्तन आया है लेकिन मोटिलिटी अभी भी दोनों की सेम है, दोनों के पास फ्लैजिला मौजूद है। स्पीसीज ऑफ यूडोराइना, ठीक है, ये एग्जाम्पल रहेगा। इसी एनाइसोगेमी का एक एडवांस टाइप है जिसे बोलते हैं ऊगेमस कंडीशन। ये जो एनाइसोगेमी है इसका जो एडवांस टाइप है वो क्या है? ऊगेमस कंडीशन। और यहां पर जो ऊगेमस कंडीशन है उसमें एक गैमीट बड़ा, एक गैमीट छोटा। जो बड़ा गैमीट है वो है हमारा फीमेल गैमीट और जो छोटा है वो है हमारा मेल। फीमेल नॉन मोटाइल है, मेल मोटाइल है, उस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और इस ऊगेमस कंडीशन का एग्जाम्पल याद रख लेना, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ये एग्जाम्पल रहेगा, वॉल्वॉक्स व फ्यूकस। तो जनन में हमने तीन चीजें देखी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, वो खंडन की विधि के द्वारा होगा। और ये जो फ्रेगमेंटेशन है, इस फ्रेगमेंटेशन में जो फ्लामेंटस अलगा है, ठीक है, उसका फ्लामेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा। हर स्मॉल फ्रेगमेंट से डेवलपमेंट पर एक नया फ्लामेंटस अलगा फॉर्म हो जाएगा। अलैंगिक जनन में जीवाणु, अलैंगिक जनन जो है उसमें बीजाणु या स्पोर आते हैं। वो जो स्पोर्स हैं वो चलनशील या अचलनशील हो सकते हैं। जो चलनशील स्पोर है उसमें हमारा रहेगा जूस्पोर और अचलनशील स्पोर में हमारा रहेगा एप्लेनोस्पोर। लैंगिक जनन जो है वो गैमीटिक फ्यूजन से होता है, गैमीट बनते हैं मेल व फीमेल गैमीट। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। आइसोगेमस में आकार भी सेम होना चाहिए, मोटिलिटी भी सेम। तो आकार सेम है, देखें मेल व फीमेल, दोनों में नंबर ऑफ फ्लैजिला सेम है, दोनों मोटाइल है। यूलोथ्रिक्स में आकार सेम, दोनों में फ्लैजिला नहीं है, दोनों नॉन मोटाइल है, स्पायरोगायरा। एनाइसोगेमी एक बड़ा जो फीमेल है, छोटा जो मेल है, बट दोनों में क्या है? फ्लैजिला। स्पीसीज ऑफ यूडोराइना। एडवांस टाइप की एनाइसोगेमी को देखें तो बड़ा फीमेल, छोटा मेल, मेल मोटाइल है, फीमेल नॉन मोटाइल है, वॉल्वॉक्स व फ्यूकस। ये हमने यहां पर इनके जनन को डिस्कस किया। और थोड़े से आगे चलें तो अब हमें हमारी जो सवाल है उसका इंपॉर्टेंस यहां पर पढ़ाया है। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये डायग्राम दे दिया है बीच में, बट यहां ये पूरा जो है सवाल का इंपॉर्टेंस चल रहा है। मैं पूरे इंपॉर्टेंस को आपको यहां एक साथ इस वाली स्लाइड पर लिख कर दे रहा हूं, फिर होगा तो अपन पढ़ भी डालेंगे सारी चीजों को। यदि सवाल के महत्व के बारे में बात करें तो सबसे पहला है, इस पृथ्वी पर जो टोटल फोटोसिंथेसिस होता है, या जिसे बोले हम
इसी को टोटल फोटोसिंथेसिस को ही बोल सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो टोटल CO2 का स्थिरीकरण होता है, CO2 का जो फिक्सेशन होता है, उस फिक्सेशन का 50%, ये जो फिक्सेशन होता है, इस फिक्सेशन का कितना लेना है हमें? इस फिक्सेशन का हमें लेना है टोटल फोटोसिंथेसिस का 50%, ये होता है बाय एल्गी, शैवाल के द्वारा होता है। आप सोचकर देखें, इस पृथ्वी पर जो टोटल फोटोसिंथेसिस हुआ, जो टोटल CO2 का स्थिरीकरण हुआ, उसका आधा हिस्सा अकेले शैवाल ही स्थिर कर देते हैं। दूसरी चीज, चूंकि शैवाल इतनी बड़ी मात्रा में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसलिए ये जिस पर्यावरण में रहेंगे, जहां पर भी शैवाल होगा, उस पर्यावरण में फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसलिए ये पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन को या घुलित ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करें, चूंकि ये ऑटोट्रॉप्स हैं, चूंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? ये फोटोसिंथेसिस, इसलिए इनको बोला जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। चूंकि ये जलीय पर्यावरण में मौजूद है, तो ये जलीय जीवों की जो खाद्य जाल है, उसके महत्वपूर्ण उत्पादक माने जाते हैं, उस खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर माने जाते हैं। चौथा यदि पॉइंट हम देखें, तो पोरफायरा, लेमिनेरिया व सार्गासम प्लस, है ना, PLS प्लस, पोरफायरा, लेमिनेरिया व सार्गासम की बहुत सारी जातियां, पोरफायरा, लेमिनेरिया व सार्गासम की बहुत सारी जातियां जो हैं, वो समुद्र की उन 70 जातियों में से हैं जिनका यूज एज अ फूड या एज अ भोजन किया जाता है। तो ये है PLS, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम। पांचवा पॉइंट है, आपको आगे भी पढ़ाऊंगा बेटा, जो ब्राउन अलगा है, उस ब्राउन अलगा से हमें एक मटेरियल मिलता है जिसका नाम है अल्जिन। जो रेड अलगी है, लाल शैवाल है, उससे हमें एक मटेरियल मिलता है जिसका नाम है कैरागीन। तो ये अल्जिन और कैरागीन जो है, ये दोनों ही मटेरियल हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, और इन हाइड्रोकोलाइड में WHC या साथियों इसको ही बोला जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, थोड़े से और आगे चलें तो छठवें नंबर का जो पॉइंट हमें मिलेगा वो है जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया, जो कि दोनों ही लाल शैवाल हैं। जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया बेटा, इन दोनों से हमें एक सब्सटेंस मिलता है अगार अगार, और इस अगार अगार का यूज माइक्रोबियल कल्चर में, ये जो अगार अगार है इसका यूज सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, या जिसे बोलते हैं माइक्रोबियल कल्चर, व साथ ही साथ आइसक्रीम मेकिंग या जेली फॉर्मेशन, जेली मेकिंग में किया जाता है। लास्ट में सातवां ये है कि बेटा जो क्लोरेला है और जो हमारे पास में स्पाइरुलिना है, ये दोनों ही एक कोशिकी है जो प्रोटीन के बहुत बड़े सोर्स हैं, और इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। एक एक करके इस थ्योरी में इन सारे पॉइंट्स को यदि हम देखें, और बैक साइड पर जाकर यदि हम जनन को भी एक बार देखें और यहां पर अंडरलाइन करें चीजों को, तो आप देख सकते हैं जो हमारी शैवाल है उसके आकार में भिन्नता, जैसे कॉलोनी में ये वॉलवॉक्स दे रखा है, फिर यहां फ्लामेंटस में यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा ये हो सकते हैं, विशालकाय में केल्प दे रखा है, एक कोशिकी में हम ले सकते हैं यहां क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास को। जनन के लिए यहां पर विधियां दे रखी हैं, कायिक, अलैंगिक व लैंगिक जनन। कायिक जनन का तरीका ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अलैंगिक जनन की बात करें तो बहुत सारे स्पोर बनेंगे, ये स्पोर जू स्पोर या चलायमान स्पोर हो सकते हैं, और अचलायमान स्पोर भी बनेंगे एक स्टेप में, जो मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा, उनका नाम रहेगा एप्लेनो स्पोर। और आगे यदि हम देखें तो यहां पर गैमीट का फ्यूजन होगा लैंगिक जनन के दौरान,
ये युग्मक फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं हमारे यूलोथ्रिक्स में, साइज भी सेम है, ये लिखा हुआ है, माप में समान है, अथवा फ्लैजिला विहीन हो सकते हैं, माप एक जैसा रहेगा, माप समान रहेगा स्पायरोगायरा में। तो मैंने यहां पर यही तो आपको बताया है, दोनों का साइज सेम, दोनों पर फ्लैजिला यूलोथ्रिक्स में, दोनों का साइज अलग, फ्लैजिला नहीं है स्पायरोगायरा में। और आगे यदि हम देखें तो एनाइसोगेमी कंडीशन आ जाएगी। अब एनाइसोगेमी में स्पीसीज ऑफ यूडोराइना दे रखा है हमें कि जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक, लेकिन या तो दोनों पर क्या होंगे फ्लैजिला, या दोनों पर क्या नहीं होंगे फ्लैजिला, भिन्न माप वाले होंगे, तो अब उसे बोलेंगे एनाइसोगेमी। इसी एनाइसोगेमी में और आगे एडवांस लेवल की एनाइसोगेमी देखें तो बड़ा और अचल एस्थेटिक फीमेल गैमीट, छोटा और चलायमान मेल गैमीट यहां रहेगा, और एग्जाम्पल रहेगा वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ये हमने देखा। यदि हम यहां पर सहवाल के जो प्रॉपर्टीज मैंने ये 7 प्रॉपर्टीज बताई हैं इनको देखें तो टोटल स्त्रीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा 50% जो है वो सहवाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर हम यहां देखें तो ये अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरे पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया है ये प्राथमिक उत्पादक हैं और जलीय प्राणियों के जो खाद्य चक्र होते हैं उनका आधार रहेंगे। अगला पॉइंट हमने समझा पॉर्फायरा, लेमिनेरिया व सार्गासम, ये समुद्र की उन 70 जातियों में से हैं जिनका यूज भोजन के रूप में किया जाता है, फूड के रूप में किया जाता है। फिर बात करें भूरे शैवाल की, इससे एल्जिन, लाल शैवाल से कैरागीन का उत्पादन होता है, और ये दोनों ही पदार्थ हाइड्रोकोलाइड होते हैं जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। और थोड़े से आगे चलें तो जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया की कहानी है। इन दोनों से हमें अगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में, साथ ही साथ आइसक्रीम व जेली मेकिंग में किया जाएगा। क्लोरेला व स्पाइरुलिना, इन दोनों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। हमें यहां पर 3 सवाल पढ़नी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। पहले हम इनके डायग्राम्स को देख लेते हैं जिन्हें हम पीछे छोड़कर आए हैं, और एक टेबल बना रखी है। ये जो डायग्राम बना है बेटा, ये कॉलोनी में वॉल्वॉक्स का डायग्राम यहां पर है, और आप इसे यहां पर ये जो डायग्राम है ये यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा का डायग्राम आप ले लें। इस कॉलोनी में जो वॉल्वॉक्स है उसकी ये है पेरेंट कॉलोनी और ये है संतति कॉलोनी, ठीक है, संतति यानी डॉटर कॉलोनी। और आगे हम चलें तो वो दोनों एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी के थे। अब जो 3 एग्जाम्पल बने हैं ये तीनों ही एग्जाम्पल हमारी ब्राउन एल्गी के हैं या भूरे शैवाल के हैं। इस भूरे शैवाल की संरचना में जो ब्राउन एल्गी है इसकी संरचना में हमें एक स्टाइप मिलती है, या सॉरी एक फ्रॉन्ड मिलेगा, पहले फ्रॉन्ड लिखा है मैंने तो फ्रॉन्ड, फिर एक स्टाइप मिल जाएगा या वृंत टाइप का मिलेगा, और फिर इस स्टाइप का नीचे आधार से जोड़ने वाला होल्ड फास्ट हमें देखने को मिलेगा भूरी शैवाल में। तो फ्रॉन्ड पत्ती जैसी संरचना है, स्टाइप तने जैसी संरचना है, होल्ड फास्ट जड़ जैसी संरचना है। तो ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल पत्ती जैसा लग रहा है, और पत्ती के स्त्रिका को लेमिना बोलते हैं, तो ये आ गया लेमिनेरिया, ठीक है। फिर क्या हुआ आप देखें अगले ही डायग्राम में जो लेमिना है वो बीच में से फट गया, और फटा तो यहां आ जाएगा फ्यूकस, ये डायग्राम रहेगा फ्यूकस का, और फ्यूकस के फटे हिस्से और ज्यादा डिवाइड हो गए मतलब ये यहां पर आ गया डिक्टियोटा, ठीक है। यहां पर नीचे जो 2 डायग्राम है वो रेड अलगा के हैं, लाल शैवाल के हैं, और लाल शैवाल में पूरी शैवाल ही बहुकोशिकीय है, या तो मिलती है सरल संरचना, बिल्कुल पत्ते जैसी संरचना मिलेगी, और ये जो सरल संरचना है ये हमें देखने को मिलेगी पॉर्फायरा में, या फिर मिलेगी जटिल संरचना देखने को जो हमें देखने को मिलती है पॉलीसाइफोनिया में। यदि हम इस
टेबल को डिस्कस करें यहां, तो यहां पर क्लोरोफाइसी मतलब जो हमारी हरी शैवाल है, ग्रीन अलगा, फियोफाइसिया भूरी, रोडोफाइसिया लाल शैवाल, इसमें हम देखने वाले हैं वर्णक, संचित भोज्य पदार्थ, सेल वॉल, फ्लैजिला का नंबर व उनकी पोजीशन, और साथ ही साथ आवास को हम समझेंगे। बेटा जो ग्रीन अलगा है उसमें क्लोरोफिल ए और बी मौजूद होते हैं। जो हमारी भूरी शैवाल है उसमें क्लोरोफिल ए, सी, व यहां पर फ्यूकोजेंथिन है। ये फ्यूकोजेंथिन एक तरह का जेंथोफिल होता है। और जेंथोफिल किसमें आते हैं? जेंथोफिल आते हैं कैरोटीनॉइड के अंदर। यहां लाल में क्लोरोफिल ए और डी, फाइकोएरिथ्रिन, इसी के कारण रेड कलर आ जाएगा। यदि इनके हम कलर की बात करें तो जो हमारी भूरी शैवाल है इसका जो रंग है वो रहेगा जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक। भूरी शैवाल के रंग की बात करें तो जैतूनी हरे से लेकर भूरे के जो विभिन्न शेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड हैं, वहां तक इसका रंग रहेगा। और ये डिफरेंट जो शेड रहेंगे, भिन्न भिन्न जो शेड रहेंगे भूरे के, वो डिपेंड करेंगे फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर। बात करें हरे शैवाल का रंग, बेटा ये रंग होता है ग्रास ग्रीन जैसा, घास के जैसा हरा रंग। ये हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। बेटा इनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो हो सकते हैं कपनुमा, प्लेटनुमा, डिस्कनुमा, रिबन शेप, स्पाइरल, इसके अलावा ये हो सकते हैं रेटिकुलेट। तो ये शेप याद रखें। इसमें से कपनुमा जरूर याद रखना, ये क्लेमाइडोमोनास में देखने को हमें मिलेगा। तो कप, प्लेट, डिस्क, रिबन, स्पाइरल, रेटिकुलेट, ये किसके आकार है? क्लोरोप्लास्ट के आकार है। जो क्लोरोप्लास्ट जो है उसी के अंदर हमें मिलेगा क्लोरोफिल। यहां इनका जो कलर है रेड अलगा का, ये तो लाल कलर ही है, इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा अलग से कुछ डिस्कस हमें नहीं करना। बात करें संग्रहित भोज्य पदार्थ की, तो क्लोरोफाइसी जो है उसका मेन स्टोर्ड फूड यहां स्टार्च अकेला दिया है। आगे जब मैं थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तो स्टार्च के साथ में उन्होंने ऑयल ड्रॉप्स भी दी हैं। और ये सारा जो संग्रहित भोज्य पदार्थ है वो हमें मिलता है पायरिनोइड्स के फॉर्म में। और पायरिनोइड के लिए आप एक शब्द याद रखें, एसपी। एस जो है वो रहेगा पेरीफेरी पर, पी रहेगा अंदर, मतलब स्टार्च की कोटिंग है और प्रोटीन का कोर या कवरिंग है। यहां पर कुछ अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट रहेंगे जटिल संरचना वाले, जिसमें मैनिटॉल है और लेमिनेरियन स्टार्च है। ये फ्लोरिडियन स्टार्च जिसकी संरचना ग्लाइकोजन व एमाइलोपेक्टिन के समान होती है। तो ये इनका संग्रहित भोज्य पदार्थ है। बात करें सेल वॉल की, तो सेलुलोज, सेलुलोज के अलावा यहां ये सेलुलोज और इसके ऊपर ये अल्जिन का आवरण आ गया। इसमें आप याद रखें सेलुलोज, बट साथ ही साथ याद रखना है पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेटेड ईस्टर। यही एनसीईआरटी की बदमाशी है, यहां टेबल में केवल सेलुलोज लिख के दे रही है, आगे जब पढ़ाती है वहां लिख देती है पेक्टिन, पॉलीसल्फेटेड ईस्टर एंड सेलुलोज। ठीक है। बात करें यहां फ्लैजिला की, तो यहां पर जो हमारा स्पोर रहेगा उसमें 2 से लेकर 8 फ्लैजिला रहेंगे, 2 से लेकर 8, जो आकार में सारे फ्लैजिला बराबर होंगे और सारे के सारे शीर्ष पर होंगे। जबकि बात करें फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला होंगे, एक आकार में लंबा, दूसरा आकार में छोटा। जबकि रोडोफाइसी में ये एब्सेंट रहेंगे। बात करें इनके आवास की, तो ये फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में देखने को मिलेंगे। फियोफाइसी फ्रेश वाटर में इनके जो सदस्य हैं वो रेयर होते हैं और मैक्सिमम जो मेंबर हैं ऑलमोस्ट सभी वो हमें मैराइन वाटर में मिलेंगे। जबकि रोडोफाइसी के फ्रेश वाटर में हमें सम मेंबर्स देखने को मिलेंगे, यानी कुछ सदस्य देखने को मिलेंगे, जबकि जो मैराइन वाटर है उसमें मिलेंगे हमें रिमेनिंग ऑल या मैक्सिमम मेंबर। तो यदि पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ मेंबर्स
किसमें फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा मिलते हैं, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा हो तो फ्रेश वाटर जो रहेगा उसमें सबसे ज्यादा हरी शैवाल, उससे कम जो रहेगी वो रहेगी हमारी लाल शैवाल, रेड अलगा, क्योंकि उसके सम मेंबर्स हैं, और जो भूरी है वो तो रेयर कंडीशन में है फ्रेश वाटर में। तो ये हमारी ये टेबल हमने यहां पर डिस्कस करी। थोड़े से और आगे चलें तो अब हमें अलग अलग जो शैवाल यहां दे रखी है वो पढ़नी है। बेटा वही सारी जानकारी इसमें लिखी है जो हम टेबल में पढ़कर यहां पर आए हैं कि क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं इनको हरा शैवाल या ग्रीन एल्गा कहा जाता है। इसके सदस्य एक कोशिकी जैसे कि क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनीमय जैसे कि वॉलवॉक्स, तंतुमयी जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए व बी होता है और इनका जो कलर मैंने आपको बताया था वो ग्रास ग्रीन होता है, हरी घास के समान होता है। क्लोरोप्लास्ट के आकार यहां दिए हैं जैसे डिस्क नुमा, ठीक है, फिर प्लेट नुमा, जालिकावत, कप नुमा जो मैंने याद करने को भी बोला है, क्लेमाइडोमोनास, सर्पिलाकार या स्पाइरल व रिबन शेप, ये हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड होते हैं और ये जो पायरिनॉइड हैं आप याद रखें ये एसपी हैं। एसपी यानी स्टार्च प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई बॉडी है। कुछ शैवाल में तेल बूंदक के रूप में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, आप देखें मैंने यहां पहले ही लिखवा दिया आपको कि स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में संग्रहित खाद्य पदार्थ रहता है, वही उसने फिर यहां लिखा, वहां से लिख दिया स्टार्च, तो यहां स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में संग्रहित भोज्य पदार्थ रहेगा। जो सेल वॉल है वो एक कठोर कोशिका भित्ति है और इस कोशिका भित्ति में सेलुलोज रहेगा और बाहरी सतह पर पेक्टोज या पेक्टिन रहेगा। बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक ही तरीका है तंतु के टूटने से, या जिसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद आगे चलें तो यहां पर जो अलैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन में फ्लैजिला युक्त जूस्पोर यहां पर हमें मिलेंगे और इसमें रहेंगे 2 से लेकर 8 फ्लैजिला जो रहेंगे इक्वल, और सारे के सारे जो फ्लैजिला हैं वो एपाइकल रीजन में हमें देखने को मिलेंगे कि 2 से 8 फ्लैजिला हैं, सबका आकार बराबर है और ये एपाइकल रीजन में हमें देखने को मिले। ये जूस्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं या जूस्पोरेंजिया में बनते हैं। थोड़े से और आगे चलें तो लैंगिक जनन जो है उस लैंगिक जनन के जो तरीके हैं वो तीनों यहां मिलेंगे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी व ऊगैमी, ये सारे तरीके यहां मिलेंगे। और एग्जाम्पल में वो सारे एग्जाम्पल जो हम जानते हैं या जो सारे एग्जाम्पल नॉर्मली हमारे मुंह से निकलते हैं वो हरी शैवाल के ही होते हैं, जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, ये सारे एग्जाम्पल हमारी हरी शैवाल के हैं। बात करें यहां फियोफाइसी की या भूरी शैवाल की, तो भूरी शैवाल मेनली समुद्री आवासों में पाई जाती है। बहुत कम मुश्किल से ही हमें ये किसमें देखने को मिलेगी, ये मिलेगी हमें स्वच्छ जल में बहुत मुश्किल से। इनके माप व आकार में बहुत ज्यादा भिन्नता होती है, जैसे ये सरल, साखित और तंतुमयी एक्टोकार्पस में हो सकते हैं और सघन साखित बहुत ज्यादा ब्रांच्ड संरचना हमें इनकी मिलती है केल्प में। बेटा ये जो केल्प है इसकी ऊंचाई 100 मीटर के आसपास होती है। यहां पर हमने देखा क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड जो मैंने पूरी कहानी आपको पीछे बता दी थी, और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल कौन सा है देखें आप, यहां पर मैंने आपको बता रखा है फ्यूकोजेंथिन जो एक ज़ैंथोफिल है, और ज़ैंथोफिल एक तरह के कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें इसका जो रंग है वो भी बता चुका हूं, जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक होता है, और ये शेड ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इनमें जटिल संरचना के कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड स्टोर रहेगा, और वो जटिल संरचना के कार्बोहाइड्रेट हैं लेमिनेरियन स्टार्च अथवा मैनिटोल के रूप में। जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और एक जिलेटिनस आवरण रहेगा अल्जिन का। तो जिलेटिन का आवरण हमने देखा। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अलावा केंद्र में एक वैक्यूल व न्यूक्लियस मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई भाई यहां लिखने की, आपने ग्रीन अलगा में तो लिखा ही नहीं है, जबकि उसमें भी मिलेगा।
उसमें भी चूंकि वो यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस मिलेगा ही। फिर हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें संलग्नक या होल्डफास्ट के द्वारा ये जो एल्गी है ये सबस्ट्रेटम के द्वारा से जुड़ी होती है। इसमें एक व्रंत या स्टाइप होता है, एक पत्ती के समान प्रकाश संश्लेषी अंग या जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं हम। यहां भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो विखंडन विधि के द्वारा होगा या जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यहां भी जो अलैंगिक जनन है उसमें फ्लैजिलेटेड जूस्पोर रहेंगे और जो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर है वो कुछ इस तरह के रहेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, जो पार्श्वी रूप से इसमें जुड़े हैं। इसमें भी जो लैंगिक जनन है वो आइसो, एनाइसो व ऊगैमस टाइप का रहेगा। साथ ही साथ जो युग्मक बनते हैं वो पायरीफॉर्म या नाशपाती के आकार के होते हैं। यहां पर एग्जाम्पल याद करने के लिए आप याद कर लेना एडल्फस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस व सार्गासम। लास्ट में हम आ चुके हैं रेड अलगा पर या लाल शैवाल पर। तो लाल शैवाल का जो लाल रंग है वो लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। ये शैवाल भी समुद्र में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन हाँ इनके कुछ सदस्य हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। पानी की सतह पर जहां सनलाइट बहुत ज्यादा होता है वहां भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में जहां सनलाइट कम होता है वहां भी रेड अलगा मिलेंगे। मतलब सतह पर तो ग्रीन भी मिल सकता है लेकिन गहराई में केवल और केवल रेड ही मिलेगा। मतलब सतह पर ग्रीन भी है, रेड भी है, गहराई में ओनली रेड है। उनकी प्रकाश की जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है उसका यूज रेड अलगा ही कर पाएगा जो कि डीप वाटर में जाती है, गहरे समुद्र में जाती है। इनका जो थैलस है वो बहुकोशिकीय है, सरल या जटिल संरचना वाला होता है। सरल संरचना का एग्जाम्पल भी मैंने आपको डायग्राम में बताया, देखें आप यहां पर जो डायग्राम है हमारे पास में, ये सरल संरचना पोरफायरा और जटिल संरचना जो है वो पॉलीसाइफोनिया में होती है। यहां पर हम देखें तो यहां जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसकी संरचना एमाइलो प्रोटीन व ग्लाइकोजन के समान होती है, ठीक है। और आगे चलें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन ये लिखा है अचल स्पोर, ए प्लेनोस्पोर, जबकि शुरुआत में जब पढ़ाया वहां केवल जू स्पोर का जिक्र किया, वहां ए प्लेनोस्पोर नाम लिया ही नहीं एनसीईआरटी ने, और अंदर रोडोफाइसी में आके लिख देती है कि अलैंगिक जनन जो है वो अचल बीजाणु या अचल स्पोर जिन्हें ए प्लेनोस्पोर है उनसे होता है। लैंगिक जनन केवल ऊगैमस टाइप का होगा। इसके पश्चात यहां पर यदि हम देखें तो निषेचनोत्तर विकास होते हैं। एग्जाम्पल में जीजी और पीपी, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा व पॉलीसाइफोनिया। इसके बाद अगला जो लेक्चर रहेगा बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। साथ ही साथ मेरी तरफ से आपके लिए एक बार पुनः बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।